और स्वागत के लिए मैं आर के गांधी सर, डायरेक्टर साधना न्यूज, शेखर गुप्ता जी, हेड सरगुजा साधना न्यूज, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विधायक जी का स्वागत करेंगे। सरगुजा की बात साधना न्यूज के साथ के इस पड़ाव में, इस मंच पे विधायक राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। उनका मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। और सरगुजा की बात जब हो और आपकी बात ना हो तो ये बेईमानी सी लगेगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिल्ली से जुड़े हुए थे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, 5 जन के कार्यक्रम में भी थे। तो एक सवाल उनसे हुआ, मैं उसी सवाल से आपसे भी वही सवाल करना चाहूंगा। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने यह पूछा कि जब आपने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पे, तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या थी? तो उनका यह कहना था, जो जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया, कि सबसे पहला उनके जहन में यह आया कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास किस तरह से जीते। आपको लगता है कि वो एक विश्वास जो था लोगों के बीच में सरकार के प्रति, वो कहीं कम सा हो गया था, लिहाजा इसलिए आप लोग विश्वास जीतने में लगे हुए हैं? नहीं, कम नहीं हुआ है। उनका कहने का आशय ये है जी कि इतना बड़ा हमको जनादेश मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है, तो हमको अपने कामों से उनके विश्वास को कायम रखना है, विश्वास जीतना है। विश्वास तो पूरा है। सरगुजा के जनता ने तो इतना विश्वास दे दिया कि पूरा का पूरा सीट आपके झोली में कर दिया। बिल्कुल, जनता का पूरा विश्वास है, लेकिन उस विश्वास को हमको कायम रखना है, बढ़ाना है। और सरगुजा की जनता एक तरफा ही करती है। हाँ, और एक तरफा ही कर डाली, एक समय कांग्रेस के साथ तो एक बार बीजेपी के साथ। बिल्कुल ऐसा हुआ है जी। तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं विधायक जी? देखिए, जनता का, सभी जनप्रतिनिधियों का काम का आकलन होता होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कामों के आकलन के हिसाब से परिवर्तन करते होंगे। सुशासन का सूर्योदय कहा जा रहा है इस कार्यकाल को। 6 माह का समय हो गया है। बिल्कुल, आपको बहुत जल्दी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का जो विजन है छत्तीसगढ़ को लेकर, अभी तक चूंकि लोकसभा चुनाव में व्यस्त थे, बहुत ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिला सरकार को, लेकिन आने वाले 3-4 महीने में लोगों को दिखेगा कि वाकई में सर्वश्रेष्ठ सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और बिल्कुल सुशासन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, तो ये और गौरव की बात हो जाती है। ये तो हम लोगों जिस क्षेत्र के लोगों की उम्मीद थी कि उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति सीएम बने इस प्रदेश का। देखिए, सरगुजा संभाग की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी घोषणा नहीं थी कि हम सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा संभाग की जनता के सारी चीजों को देखते हुए एक सौगात दी है। और मैं तो कहूंगा हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री बना है। और निश्चित रूप से बस्तर के साथ साथ सरगुजा भी बाकी जगहों की तुलना में अपन थोड़ा पिछड़ा मानते थे। निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, और पहला विजन कि बस्तर और सरगुजा का विकास, तो निश्चित रूप से बस्तर और सरगुजा को हम बहुत आगे ले जाकर दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के श्रेणी में ले आएंगे, ऐसा उम्मीद है। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपके नाम की काफी चर्चा रही कि उप मुख्यमंत्री तत्कालीन टीएस सिंहदेव को किसने हरा दिया, वो भी कांटे की टक्कर। रायपुर जब पहुंचे तो मेरी भी मुलाकात हुई थी, वहां पर हर कोई ये देखना चाहते कि राजेश अग्रवाल है कौन आखिर। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता। नहीं, आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं? आप ही हो क्या राजेश अग्रवाल? निश्चित, कई लोगों ने बोला अरे यही तो है राजेश अग्रवाल। निश्चित रूप से ऐसा हुआ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ था, और बहुत ज्यादा राजनीति भी नहीं किया। लखनपुर के नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा, उससे पहले कुंवरपुर में पंच और उप सरपंच रहा था। निश्चित रूप से जनता ने जो आशीर्वाद दिया, ये पूरी जिंदगी भर के लिए मैं उस ऋण को पूरी जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। ये निश्चित बात है कि अंबिकापुर की जनता ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी जिंदगी जनता की सेवा करता रहूंगा, तो भी वो ऋण से मुक्ति नहीं पाऊंगा। जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाते थे क्षेत्र में,
तो जनता का प्रतिसाद किस तरह से निकलता था? नहीं, मैं तो देखिए लगातार पिछले 5 वर्षों से लगातार क्षेत्र में संपर्क में था। और वैसे भी देखिए, मैं लखनपुर से हूं, अंबिकापुर विधानसभा लखनपुर बीच में है, उधर उदयपुर इधर अंबिकापुर। पूरे क्षेत्र में लगातार हम लोग का बचपन से ही आना जाना रहा। क्षेत्र की जनता से निरंतर हम लोगों का जुड़ाव रहा है। तो हम लोगों को तो अंबिकापुर विधानसभा में खासकर ऐसा लगता है कि हम किसी भी गांव में जा रहे हैं तो अपने परिवार में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरे स्वर्गीय पिताजी जो अपना काम करके गए थे, उनकी हालांकि मृत्यु 43 साल पहले हुई है, तो आज भी उनके द्वारा किए गए कामों को जनता सराहती है। और उसी के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से मेरे को हमारे कम से कम लखनपुर उदयपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, तो कहीं न कहीं इसमें मेरे पिताजी के द्वारा हमारे क्षेत्र की जनता के लिए जो किया गया कर्म था। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी ने कड़ी मेहनत की और सभी के मेहनत के परिणाम स्वरूप जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानेंगे? मैं तो हर किसी से कुछ न कुछ सीखता हूं जी। तो इसलिए कोई एक गुरु नहीं है, हर किसी से कुछ न कुछ सीखता तो हूं। राजनीति में लाने का श्रेय? राजनीति तो हमारे परिवार का, शुरू से बचपन से हम लोग राजनीति में रहे हैं। हमारा परिवार शुरू से राजनीति में रहा। 77 में हमारे चाचा कैलाश अग्रवाल जनपद के अध्यक्ष बने थे। हम लोग बहुत छोटे थे, तब से लगातार 2 कार्यकाल मेरे बड़े भाई, विरासत में मिली ही आपको? हाँ, 2 कार्यकाल मेरे बड़े भाई विजय अग्रवाल जी लखनपुर जनपद के उपाध्यक्ष रहे। तो लगातार राजनीति में, फिर मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, 1 वोट से हार गया था, दोबारा अच्छे बहुमत से जीता। तो कंटिन्यू राजनीति में तो हम लोग शुरू से हैं। विश्वास था आपको कि टीएस सिंहदेव को आप हरा देंगे? हाँ, बहुत ज्यादा विश्वास था। इतने कम वोटों से जीतूंगा ऐसा नहीं लग रहा था जी। इससे ज्यादा आशीर्वाद की उम्मीद थी जी। चलिए, तो उम्मीद पे कायम रहनी भी चाहिए। अब मैं मुद्दों पे आना चाहूंगा, जो मुद्दे काफी प्रमुखता से आपकी पार्टी ने उठाया। पीएम आवास योजना, महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना को लेकर वस्तुस्थिति क्या थी? देखिए, पीएम आवास जब योजना शुरू हुई थी, मैं उस समय लखनपुर में नगर पंचायत का अध्यक्ष था और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। और बहुत स्पीड से हमारे सरगुजा में पीएम, मैं सरगुजा की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ मतलब पूरे भारत में ही चल रहा था, छत्तीसगढ़ सरगुजा में बहुत तीव्र गति से काम चल रहा था। और 2018 में जब सरकार बदली तो एक साथ वो कामों को बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारी घोषणा पत्र में भी था और मोदी जी की गारंटी और थी। टीएस सिंहदेव ने इसलिए उस विभाग से इस्तीफा दे दिया कि पीएम आवास हाँ। योजना का काम नहीं हो रहा है। उन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया कि मैं पीएम आवास नहीं बना पाया। और हमारी घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी में था और शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन स्वीकृति हो गई और निश्चित रूप से बहुत तीव्र गति से पीएम आवास का काम हमारे यहां चालू हो गया है। एजाज, हमारे बीच में विधायक रामकुमार टोपो जी का आगमन हुआ है, विधायक प्रबोध मीन जी, विधायक लुंडा जी का भी आगमन हुआ है। मैं उनके स्वागत के लिए दुर्गेश गुप्ता जी, राकेश जायसवाल जी, अब्दुल रशीद जी, राकिब खान जी को मैं आग्रह करूंगा कि विधायक जी का स्वागत करेंगे। चलिए अब हम कंटिन्यू रखते हैं बातों को। पीएम आवास योजना की बात हो रही थी जिसपे टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया था विभाग से। तो लगता है कि वो इस्तीफे से सिनारियो बदल गया था सरगुजा में? देखिए, पब्लिक में तो बहुत रोष था, क्योंकि मैं आपको एक वस्तु स्थिति बता रहा हूं। हमारे दिल्ली में जब अटल बिहारी जी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री सड़क योजना लाई गई, निश्चित रूप से गांव से लोग, सक्षम लोग पलायन करके शहर में आ रहे थे खाली आवागमन की कमी से। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना आई तो गांव की बसाहट पुनः गांव में शिफ्ट हो गई। और सेकेंड कहते हैं, एक जमाने में अपन सुना करते थे रोटी कपड़ा और मकान। तो निश्चित रूप से सरगुजा की जनता, ग्रामीण क्षेत्र की, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, 60% जनता ऐसी थी
जो अपना पक्का का मकान अपने लाइफ में नहीं बना सकते थे, उनकी इनकम इतनी नहीं थी, तो उनका एक बहुत बड़ा सपना था जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे थे, तो उनको इस चीज को महसूस किया उन्होंने और बहुत अच्छी योजना लाए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास की जो योजना है वो एक राजनीतिक दल के नाते मैं बोल रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को उसमें हर संभव प्रयास करना चाहिए था कि हर व्यक्ति को, शासन की योजना है तो हर व्यक्ति का पक्का मकान बने, वो भी अपने ही लोग तो हैं, कोई दूसरे तो है नहीं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सपना था और निश्चित रूप से बता रहा हूं कि जब वो योजना रुकी तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार परिवर्तन हुई है तो बहुत बड़ा योगदान मेरे को लग रहा है प्रधानमंत्री। चलिए, एक ये स्कीम बात है, दूसरी स्कीम महतारी वंदन योजना जो गेम चेंजर साबित हुई छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में, लेकिन वही कांग्रेस 1 लाख की स्कीम लेकर आई, वो सक्सेस नहीं हुई, महतारी वंदन योजना सक्सेस हो गई। आप इस मामले में पूरे देश की परिस्थिति को देखिए, पूरे देश में कांग्रेस की बातों पर कभी भी भारत की जनता किसी भी क्षेत्र में विश्वास नहीं करती है। पहले भ्रमित होते थे, आज कांग्रेस के नेता जब भाषण देते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मनोरंजन के लिए हम गए थे। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि रावण दान में हम जाते थे क्या, मैंने एक उदाहरण लोग दे रहे हैं। तो कांग्रेस के ऊपर से भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं करती और उसका सामने परिणाम दिख रहा है कि वो 1 लाख रुपए घोषणा किए, उसके ऊपर जनता ने विश्वास नहीं किया। चलिए, तो सुशासन के सूर्योदय में जो महत्वपूर्ण बातें 6 माह में पूरी हुई है, कौन कौन सी बातों को आप रखना चाहेंगे इस मंच के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए बस्तर में कितनी कड़ाई से नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। भी हजारों नक्सली मारे गए और सरेंडर लगातार अभी हो रहा है। और बस्तर जैसे हमारा सरगुजा भी अफेक्टेड था, सरगुजा में आज के डेट में 0 हो गया है। ये सरकार की मंशा, दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमको बस्तर से नक्सलवाद मुक्त करना है और आज दिख रहा है बस्तर में भी एकदम शांति व्यवस्था कायम हो रही है, सबसे पहला। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन अभी किया जा रहा है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नींव कमजोर हो जा रहा था, शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि बच्चों का नींव कमजोर हो रहा था। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि शासकीय स्कूलों के लिए भी लोगों के फोन आएंगे कि भैया मेरा एडमिशन करवा दो। लेकिन अभी पहले चर्चा हो रही थी कि पीएम श्री योजना जो स्कीम चल रही है उसमें कुछ स्कूल जो मॉडल स्कूल है उनको अभी तक राशि मिली ही नहीं है। सभी की राशि आ रही है जी, बंदर बांट नहीं करना, इसलिए विधानसभा कार्य योजना बनाकर आ रही है। आत्मानंद के लिए विधानसभा में क्वेश्चन भी लगा था कि ये डीएमए फंड से चल रहा था आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ में, और उसके रंग रोगन में करोड़ों की अनियमितता हुई। आप हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन जो आया था उसका रिपोर्ट आया है जी, करीब करीब हर आत्मानंद स्कूल के रिपेयरिंग और अन्य सजावट कार्यों में 2-2 करोड़, पुरानी बिल्डिंगों में 2-2 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। व्यवस्थाएं जस की तस है, 2-2 करोड़ में नई बिल्डिंगें बन गई होती। तो हमारी सरकार वैसा कोई काम करने वाली नहीं है। जीरो टॉलरेंस की सरकार, अक्सर है? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राजेश जी अपना साधना न्यूज को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधायक राजेश अग्रवाल जी को, और मैं उनका 2 मिनट और महत्वपूर्ण समय चाहता हूं कि हमारे कुछ संवाददाता हैं उनका उनके